कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ मंगल होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी जीवन शैली से कमर दर्द का बड़ा ही करीबी रिश्ता है। सचमुच सिर दर्द के बाद जो सबसे आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है वह है कमर दर्द। बड़े बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, अब युवाओं को भी कमर दर्द बहुत सता रहा है। आखिर क्या कारण है कि हमारी कमर कमजोर हो जाती है? आइए जानते हैं। यूं तो कमर दर्द कभी भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में आशंका ज्यादा होती है। कमर दर्द दो तरह के हो सकते हैं। पहला, अचानक हुआ तेज दर्द यानी एक्यूट पेन, और दूसरा लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द यानी क्रॉनिक पेन। पहला दर्द अक्सर ज्यादा वजन उठाने या गलत तरीके से सो जाने पर किसी नस के खिंचने से होता है। कई बार ये आराम करने, सिकाई करने और बाम आदि लगाने से अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरा दर्द लंबे समय तक रहता है और उसका पूरा व सही इलाज जरूरी है। हमारे यहाँ पर क्या है, कमर दर्द हुआ, दवाइयाँ अपने आप लेना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। कमर दर्द अगर बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बीमारी नहीं है। तो लंबे कमर दर्द को हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है कि हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं हो तो ज़रूर आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति को जीवन में एक बार ज़रूर कमर का दर्द होता है। और ये स्वाभाविक इसलिए है कि जब हम चौपाए थे, बाकी जानवर की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर पे चलते थे, उस समय कमर दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि कमर पूरी ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्ट्रेट रहती है। जब हमने दो पाए हो गए और हमने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया तो उसमें कर्व्स आ गए, कि आपने देखा होगा आपकी नीचे की रीढ़ की हड्डी में आगे के लिए कर्व होता है, गर्दन में कर्व होता है, और पूरा लोड जिस तरह से हमारे शरीर का उसमें ट्रांसफ़र होके चूल्हे और कूल्हे के थ्रू ज़मीन पे जाता है, उसमें स्ट्रेन पड़ने की या उसके ऊपर दबाव पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कमर दर्द की समस्या पहले बूढ़े लोगों को होती थी, लेकिन अब युवाओं को भी होने लगी है। कारण साफ है, गलत लाइफस्टाइल और देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना। तो हर एज ग्रुप में जोड़ों की प्रॉब्लम अलग अलग कारण अलग अलग होते हैं, तो उन कारणों को पूरा जांच करने के बाद ही इलाज करना होता है। लाइफस्टाइल के कारण भी है, बट ओल्ड एज के अंदर तो जॉइंट के अंदर जैसे बाल सफ़ेद होते हैं या चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो जॉइंट के अंदर चेंजेस आते हैं ओल्ड एज में, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या बाय कहते हैं, होता है। बट यंग पेशेंट में जॉइंट पेन के कारण अलग होते हैं। यंग पेशेंट में हमारे को इन्फेक्शन रूल आउट करना होता है। जोड़ों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गठिया यंगर एज ग्रुप में होती है, तो गठिया की बीमारियां यंगर एज ग्रुप में तो जो जॉइंट को ख़राब कर सकती हैं, जिसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। गौरतलब है कि गलत तरीके से बैठने उठने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी को भुगतना पड़ता है और बाद में ये बैक पेन का रूप ले लेता है। गौरतलब है कि कमर की बनावट में हड्डियां, कार्टिलेज यानी डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और नसें होती हैं। इनमें से किसी के भी विकारग्रस्त होते ही कमर दर्द हो सकता है। इसके शिकार पुरुषों से अधिक महिलाएं होती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कमर की मांसपेशियों की कमजोरी और दूसरा कारण है कमर की हड्डियों के जोड़ों में विकार होना। जब महिलाओं में 40 साल 45 साल की उम्र से जब उनका पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या बंद हो रहे होते हैं, तो हार्मोन्स की कमी की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। और पुरुषों में हालांकि ये चीज़ 60 और 70 साल की उम्र के बाद होती है, जो कि उम्र की वजह से होती है। रीढ़ की हड्डी की बात करें, उसमें कमजोरी तो मांसपेशियां कमजोर होने से या ऑस्टियोपोरोसिस से भी हो सकती है। हम जानते हैं कि स्त्रियों में जब मेनोपॉज होता है तो उनके शरीर से हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लग जाती हैं। यदि कमर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो रीढ़ की हड्डी में आर्थराइटिस का रूप ले सकता है, लेकिन बार बार यदि कोई इससे पीड़ित होता है तो ये आर्थराइटिस के साथ किडनी या अन्य अंगों से भी जुड़े रोगों की आशंका को बढ़ा देता है। हालांकि कई मामलों में किडनी का संक्रमण या पथरी के दर्द की शुरुआत कमर दर्द से होती है। नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानियों और रीढ़ की हड्डी में होने वाले इन्फेक्शन भी कमर दर्द के कारण हो सकते हैं। कमर दर्द कई बार स्लिप डिस्क में बदलता है और कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर एक या दोनों टांगों में चलता हुआ महसूस हो तो सियाटिका का दर्द हो सकता है।
सियाटिका में प्रभावित टांग में झुनझुनी या सुन्नपन भी हो सकता है। साइटिका एक ऐसा दर्द है जिसमें कमर के निचले हिस्से और टांगों में ज्यादा दर्द होता है। गौरतलब है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सियाटिक नर्व निकलती है जो दोनों ओर टांगों में जाती है। अनियमित जीवन शैली तथा उठने बैठने के गलत तरीकों से बढ़ती उम्र में इस सियाटिक नर्व और इसके आसपास के टिश्यू में सूजन आ जाती है, जिसके कारण कमर के निचले हिस्से और टांगों में ज्यादा दर्द होता है। जो कॉमन शायटिका प्रॉब्लम होती है वो डिस्क के कारण होती है, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कमर में डिस्क निकल गई है। शायटिका, हर शायटिका का ऑपरेशन नहीं करना होता है। शायटिका भी शुरू में हम लोग दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से और पोस्चर चेंजेस से और मसल्स को स्ट्रेंथन करके ही ठीक करते हैं। 90% से ज़्यादा शायटिका बिना ऑपरेशन के ठीक होती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। ये है हमारी रीढ़ की हड्डी जो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 22 सक्रिय भूमिका निभाती है। जब इनकी गति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो कमर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा हमारी कमर की बनावट में कार्टिलेज, डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और लिगामेंट आदि शामिल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पर न केवल शरीर का पूरा वजन टिका होता है, बल्कि ये शरीर को भी गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। स्पाइन कॉर्ड की हड्डियों के बीच कुशन जैसी एक मुलायम चीज होती है जिसे डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क एक दूसरे से जुड़ी होती है और वर्टिब्रा के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। डिस्क स्पाइन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये डिस्क रबड़ की तरह होती है जो इन हड्डियों को जोड़ने के साथ साथ इन्हें लचीलापन भी प्रदान करती है। हमारा आगे पीछे दाएं बाएं घूमने से डिस्क का फैलाव होता है। देखिए, अगर मुझे भी कमर दर्द होगा तो अगर आज दर्द हुआ तो मुझे भी लगेगा कि आज ना जाए डॉक्टर के पास, एक दवाई कुछ ले लें। बट अगर ये काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू करता है, अगर आप खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रेशर सिम्टम है। अगर वो दर्द आपका पाँव की तरफ रेडिएट करने लग गया है, अगर वो दर्द आपका 1 हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको जरूरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्सरे या स्कैन की जरूरत है। शरीर का पोस्चर ठीक ना होने से रीढ़ की हड्डी की संरचना बिगड़ जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा कमर को सीधा और पीछे की ओर करके इस तरह बैठे ताकि शरीर का भार दोनों हिप्स पर बराबर हो। आदमियों में और औरतों में अलग अलग कारण है। यंग लड़कियों में सबसे बड़ा कारण होता है पोस्चरल, गलत तरीके से बैठना। आजकल आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं 8-6 घंटे लगातार,
उनका कमर की हेल्थ बिल्कुल ख़राब होती है। उनको कमर दर्द, हमारे पास हर तीसरा चौथा मरीज कमर दर्द और गर्दन दर्द के कारण आता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि किस तरीके से बैठना है, थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होकर किस तरीके से मांसपेशियों को एक्सरसाइज करना है, क्योंकि बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही कमर है। अगर कमर ही कमज़ोर होगी तो पूरा का पूरा बॉडी ख़राब रहेगा। तो यंग पेशेंट्स में पोस्चरल होता है। ओल्ड पेशेंट्स के अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होने से अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मांसपेशियों की वर्जिश नहीं करते हैं, तो और ज़्यादा कमर दर्द बढ़ता है। हालांकि स्लिप्ड डिस्क के ज्यादातर मरीजों को फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है, लेकिन परंपरागत तरीकों से आराम न पहुंचे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, ये निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बढ़ने लगे और मरीज का दर्द इतना बढ़ जाए कि उसे चलने, खड़े होने, बैठने या अन्य सामान्य कार्य करने में असहनीय पीड़ा होने लगे, ऐसी स्थिति को इमरजेंसी माना जाता है और ऐसे में पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बाद जरा सी भी देरी पक्षाघात का कारण बन सकती है। कमर और डिस्क के दर्द के लिए ओजोन थेरेपी सबसे अत्याधुनिक तकनीक है। ओजोन थेरेपी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक घंटे की 6 सिटिंग 3 हफ्ते के दौरान लेनी होती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें चीरा भी नहीं लगाना पड़ता। इसमें ओजोन को डिस्क के आंतरिक हिस्से तक पहुंचाया जाता है, लेकिन हर तरह के कमर दर्द में ये कारगर नहीं है। सर्जरी के बाद दोबारा कमर दर्द होने की आशंका 15% होती है, लेकिन ओजोन थेरेपी में आशंका सिर्फ 3% होती है। इसमें खर्च भी परंपरागत सर्जरी से 1/3 आता है। आमतौर पर युवाओं में पीठ दर्द के पीछे डिस्क प्रोलेप्स कारक होता है, जबकि 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों में स्पॉन्डिलाइटिस, कैनाल स्टेनोसिस की समस्या पाई जाती है। जबकि बुजुर्गों में हड्डी में चूने की कमी से आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस और पीठ के पीछे जॉइंट में गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होती है। यदि मोटे व्यक्ति की बात करें तो मोटे व्यक्ति को कमर दर्द हो जाता है तो दर्द ज्यादा होता है और उपचार का असर भी धीमा होता है। शरीर के मध्य भाग में अतिरिक्त भार होना पेल्विस को आगे की ओर खींचता है और कमर के निचले हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे कमर आगे की ओर झुक जाती है। वजन अधिक बढ़ने से रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे जोड़ों में टूट फूट भी जल्दी होती है, जिससे डिस्क खराब हो सकती है। दोस्तों, हमारा शरीर है कि मानता ही नहीं। हम थोड़े से लापरवाह हुए नहीं कि किसी न किसी रोग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी की। हमारे जीवन में उठने, बैठने, चाल ढाल का बड़ा ही महत्व है। अगर कुछ छोटी छोटी बातों को हम अपना ले तो कमर दर्द की समस्या से बच सकते हैं। पीठ में होने वाला दर्द आमतौर पर मांसपेशियों, तंत्रिका, हड्डियों, जोड़ों या रीढ़ की अन्य संरचनाओं में महसूस किया जाता है। इस दर्द को अक्सर गर्दन दर्द, पीठ के ऊपरी हिस्से के दर्द, पीठ के निचले हिस्से के दर्द या रीढ़ के आखिरी छोर की हड्डी में कुछ अंतराल पर भी हो सकता है। इसीलिए लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। बैठकर काम करते हुए या पढ़ते हुए हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना अच्छा होता है। डेस्कटॉप के स्क्रीन की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपको झुकना ना पड़े। यंग एज में क्या होता है, जो कम उम्र के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसमें बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से जो हमारी गर्दन की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो थक जाती हैं और उनके थकने की वजह से मसल्स में पेन होने लग जाता है और जकड़ सी जाती है गर्दन और वो दर्द आपके कंधों तक भी जा सकता है। बाकी जो ओल्ड एज में जो गर्दन का दर्द होता है, जो मुख्य कारण ये है कि उसकी जो हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं और फिर वो जो हमारे गर्दन की जो नसें हैं उन पे थोड़ा थोड़ा दबाव डालना शुरू कर देती हैं और उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए।
हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। कमर व पैर दोनों 90 के कोण पर हो। यदि आप अपने पोस्चर को ठीक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो कमर दर्द की समस्या से बच सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव भी कमर दर्द की वजह हो सकता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में बैड हार्मोन्स तेजी से बनते हैं और हड्डियों व जोड़ों पर अटैक करते हैं। टेंशन का फर्क हर जगह पड़ता है, पूरे के पूरे शरीर पे पड़ता है। आप अगर खुश हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपकी सेहत, छोटी मोटी बीमारी आपको कभी कैच नहीं करती। तो इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेडिटेशंस, जो हमारे इंडियन शास्त्रों के अंदर भी लिखा है, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अपना सोच ठीक करते हैं, तो छोटी मोटी बीमारी आपको कैच नहीं करती कभी। अब बात उनके लिए जो माँ बनने की तैयारी में हैं। हालांकि इस दौरान कमर और पीठ दर्द होता है, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, बस जरूरत है थोड़ी सावधानी की। गर्भावस्था के दौरान होने वाला पीठ और कमर दर्द तब होता है जब हड्डियों को जोड़ने वाली सख्त मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। ये दबाव गलत मुद्रा में बैठने और सामान उठाने की गलत तकनीक से भी हो सकता है। गौरतलब है कि 9 माह तक कमर पर पड़ने वाला अत्यधिक भार कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। 9 महीनों तक एक्स्ट्रा वेट लेकर चलना आपकी कमर पर पहले से ही काफी भार डाल चुका होता है। ऐसे में और अधिक वेट लेकर चलने से बचना चाहिए। याद रखें, इस दौरान गलत पोस्चर कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कोशिश करें कि बैठते वक्त आपकी कमर एकदम सीधी हो और इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना पड़ रहा हो। इस दौरान हाई हील्स की चप्पल या जूते पहनने से बचें। सोते समय अपने घुटनों के नीचे तकिया लगाकर सोएं। सब जानते हैं कि इस दौरान भूख अधिक लगती है, लेकिन अधिक खाने से आप ओवरवेट भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद मोटापे से बचने के लिए हेल्दी डाइट लें। खाने में जिन चीज़ों से आपको लग रहा है फास्ट फूड वगैरह है, ये सब अवॉइड करें।
अपने शरीर का वज़न नियंत्रित रखें। वज़न जितना ज़्यादा होगा आपके हड्डियों और जोड़ों को उतना ही भार ढोना पड़ेगा और उसका असर आपके जोड़ों पर आएगा। हरी सब्जियां हैं, आपका प्रोटीन है। जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, उनके लिए तो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। शाकाहारी के लिए अंदर हम लोग स्प्राउट्स बताते हैं, जैसे स्प्राउट्स अंकुरित दाने होते हैं, चने होते हैं। ये हमारी बेसिक डाइट हुआ करती थी, यही सबसे स्ट्रॉन्ग डाइट है। बहुत हाई कैल्शियम, बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट है। तो ये डाइट है। दूध, दही, देसी घी भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं घी बिल्कुल नहीं खाना है। अवॉइड क्या करना है, आटा जो नॉर्मल व्हीट है वो कम, थोड़ा अपनी डाइट में कम रखना है, क्योंकि वो आपको सुस्त बनाता है। चीनी कम से कम। नियमित व्यायाम से आप पीठ दर्द होने की संभावना कम कर सकती हैं। याद रहे कि आपके आगे की ओर झुके हुए कंधों के साथ आपकी पीठ का ऊपरी हिस्सा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि अपने कंधों को हमेशा पीछे की तरफ रखें और पीठ का ऊपरी हिस्सा एकदम सीधा रखें। रोज एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, जिसमें आपका स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग भी आता है सब। और डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छी डाइट लेना, ये बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए। आइए अब चलते हैं उस ओर जिधर है योग, योग जो भगाए हर रोग। ताड़ासन बैक पेन वालों के लिए लाभदायक है। ताड़ासन हमारे शरीर में मांसपेशियों में जो तनाव, जो कसाव आ जाता है, उसको दूर करने में लाभदायक है। और साथ ही साथ ताड़ासन में कहीं ना कहीं हमें शरीर में स्थिरता लाने में मदद करता है। 1, ताड़ासन में दोनों हाथों को सामने से ले आए, दोनों उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलटाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे अपने सामान्य श्वास करें और यहाँ पे संतुलित होने का प्रयास करें। जिन साधकों से आगे का स्तंभ हो पाए वह प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने की कोशिश और धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाएं। हाथों को भी अगल बगल से वापस ले आएं। अगला आसन कटी चक्रासन। धीरे से दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें। दोनों हाथों को अगल बगल से सामने की ओर ले आएं और धीरे धीरे शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इसमें शरीर का नाभि से ऊपर का भाग दाईं तरफ मुड़ेगा। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा सीधा रहे। सामान्य श्वास के साथ स्थिति में बने रहे। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से। एक आसन यदि आप बाईं दिशा से करते हैं तो उसको दाहिनी दिशा से करना आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास, पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़ते हुए अपने नितंब के पास ले आए और टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। सेतुबंध आसन कमर दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए और थायराइड से संबंधित विकार वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब वाले भाग और कमर के मध्यम भाग को ऊपर उठाएं। जितना सहज हो ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दर्द को अपना हमदर्द बना लेते हैं। दर्द में जीने की उन्हें आदत सी पड़ जाती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। दर्द है तो दवा भी है, लेकिन दवा से पहले डॉक्टर आप ही हैं। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।